हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि आपका अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू क्लास 12th एग्जामिनेशन। तो पहले हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से पहले हम लोग बात कर लेते हैं हेनरी फ्योल के बारे में कि हेनरी फ्योल कौन है। और हेनरी फ्योल के बारे में बात कर लेते हैं कि हेनरी फ्योल कौन है। हेनरी फ्योल जो है वो एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे जिन्होंने ही डेवलप्ड किया हुआ है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर कहे जाते थे। और बिकॉज इन्होंने ही पूरा 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया है। ये एक तरीके का क्लासिकल थ्योरी है जिसको आप अप्लाई करेंगे तो आपके मैनेजमेंट को आप इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली कर पाएंगे। सो ही गिव द वन ऑफ द फर्स्ट सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो एंड नोन एज द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अ क्लासिक थ्योरीज। एंड ही सेड मैनेजमेंट इज़ अ स्किल दैट वी ब्रॉट लर्नड एंड इम्प्रूव्ड। वो कहते थे कि मैनेजमेंट मतलब हेनरी फ्योल बोलते थे कि मैनेजमेंट जो है वो एक स्किल है, मैनेजमेंट स्किल है जो कि आप सीखते हो, समय के साथ लर्न करते हो और फिर साथ में इम्प्रूव भी करते हो। और इसका जो है इम्प्लीकेशन हर जगह होता है, मतलब स्कूल में होता है, बिजनेस में होता है, गवर्नमेंट ऑफिसेस में होता है, हर जगह होता है। ओके, तो हम अभी एक एक करके बात करने वाले हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो नंबर 1 है हमारा क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में बात करें तो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है कि वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल टास्क। स्पेशलाइजेशन इज इंक्रीज्ड इफ़िशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी। मतलब कि अगर आप अपने वर्क को एक स्मॉल टास्क में डिवाइड कर देते हैं तो आपकी इफ़िशियंसी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। मतलब कि जैसे आपका गोल है क्लास 12th को पास करना, तो आप क्लास 12th ऐसे ही थोड़ी पास कर लेंगे। आपको पहले इकोनॉमिक्स को अलग से कवर करना पड़ेगा, बिजनेस को अलग से कवर करना पड़ेगा, अकाउंट्स को अलग से कवर करना पड़ेगा। जो भी आपके 5 सब्जेक्ट हैं उनको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। अब अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग चैप्टर्स हैं, उनको आपको एक एक जाके पढ़ना पड़ेगा। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, जो हमारा होल ऑब्जेक्टिव होता है, गोल होता है, उसको हम स्मॉल टास्क में डिवाइड कर देते हैं। हाँ, स्पेशलाइजेशन इंक्रीज द इफ़िशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी। मतलब कि अगर आप किसी भी टास्क में स्पेशलाइजेशन करते हैं तो उसमें इफ़िशियंसी इंक्रीज़ हो जाती है और साथ में प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। इसीलिए तो हमेशा से बोला जाता है कि वी नीड अ स्पेशलिस्ट। जैसे कि अगर आपको इकोनॉमिक्स का टीचर अकाउंट्स पढ़ा दे, अकाउंट्स का टीचर इकोनॉमिक्स पढ़ा दे, तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जिसका जो स्पेशलाइजेशन होगा उसी में वो इफ़िशियंटली काम कर पाएगा और उसी में वो अपना प्रोडक्टिविटी भी दिखा पाएगा। अब आप नेक्स्ट हमारा क्या है, एम्प्लॉयज़ गेन द एक्सपर्टीज़ बाय रिपीटिंग द सेम वर्क। मतलब कि इसका कहने का मतलब है कि जब एम्प्लॉयज़ जो है वो सेम काम रिपीटेटिव बेसिस पे करते रहते हैं तो उसमें उसकी एफिशिएंसी आ जाती है, वो उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं। इसीलिए तो टीचर्स आप लोग को बोलते हैं कि बार बार प्रैक्टिस करो, PYQ लगाओ, मॉक टेस्ट दो, ताकि आप क्या हो सको, आप इफ़िशिएंट हो सको। प्रैक्टिस करते रहोगे जब, तभी तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो उसी तरीके से वर्क के साथ भी होता है कि धीरे धीरे काम करते करते एक्सपर्टीज़ आ जाती है, रिपीटेटिव बेसिस में सेम काम करते करते इफ़िशियंसी आ ही जाती है। इट रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। इससे क्या होता है कि आपका टाइम और एफर्ट जब आप काम को डिवाइड कर देते हो तो उससे आपका टाइम वेस्ट होना और एफर्ट दोनों वेस्ट होना बच जाता है। तो इसीलिए हम डिवीजन ऑफ वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा क्या, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हो, मतलब आप कोई किसी को काम करने को बोल रहे हो कि पर्टिकुलर ये काम है आपको करना है डेली, तो उसके साथ अगर आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो, जितनी अथॉरिटी दो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, ना ज़्यादा अथॉरिटी दे दो ना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, दोनों का प्रोपोर्शन जो है वो इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको बोला गया, क्लास के मॉनिटर को बोला गया कि ठीक है, आज से तुम देखते रहना कि क्लास में कोई बातचीत तो नहीं कर रहा है। हाँ, और आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर वाली दे दी है, वो किसी को पीट भी सकता है, तो फिर वो क्या करेगा, वो तो बच्चा ही है ना, वो तो पीटने ही लगेगा किसी न किसी को। तो ऐसा नहीं करना होता है।
सो अथॉरिटी मीन्स द राइट टू गिव द ऑर्डर। अथॉरिटी मीन्स द राइट टू गिव द ऑर्डर, मतलब अथॉरिटी का मतलब होता है कि आपके पास अधिकार है कि आप किसी को ऑर्डर दे सकते हो। जैसे कि आपके टीचर के पास अधिकार है कि वो आपको ऑर्डर दे सकते हैं कि होमवर्क करके आना, नहीं करके आए तो पिटाई होगी, ये सब। और रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द ड्यूटीज़, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है कि आपको एक तरीके से जिम्मेदारी दी गई है कि काम करके आना है, आपको पूरा अपना ड्यूटी परफॉर्म करना पड़ेगा। बोथ शुड बी टुगेदर फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट, मतलब दोनों एक साथ रहना, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का साथ में काम करना बहुत ज़रूरी है आपके इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट के लिए। और क्या, अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड्स टू बी ए मिसयूज़। अगर आप किसी को अथॉरिटी दे दोगे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोगे, कोई जिम्मेदारी नहीं दोगे, सिर्फ उसको ऑर्डर देने का एक तरीके से कह लो कि आप उसको ये अथॉरिटी दे देते हो कि ठीक है तुम किसी को भी कोई ऑर्डर दे सकते हो, और उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे हो कि ठीक उसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है ड्यूटी परफॉर्म करने का, बस आपने उसको अथॉरिटी दे दी है, तो वो उसका मिसयूज़ ही करेगा एट द एंड, वो उसका मिसयूज़। जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर हम बच्चे को, क्लास मॉनिटर को अथॉरिटी दे दें, उसको हम कि चलो ठीक है तुम देखते रहना, कोई भी बात ना करे, कोई भी अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटी करता हुआ मिल गया तो उसको पकड़ के पीट देना, तो वो क्या करेगा, वो सच में पकड़ के पीट ही देगा ना। वो ये थोड़ी है, अगर हम उसको साथ में ऑब्लिगेशंस भी हो उसकी कि नहीं तुमको देखना है, बताना है, फिर टीचर को आके बताना है, जितना उसको सेम अथॉरिटी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तब वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा ना उस चीज़ को। सो द नेक्स्ट वन इज़ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि देखिए डिसिप्लिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है अगर हम बात करें मैनेजमेंट में, कि डिसिप्लिन मीन्स ओबीडियंसी एंड रिस्पेक्ट फॉर द रूल्स, यानी कि आपको सेम डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इफ़ेक्टिवली परफॉर्म होने के लिए। अगर हमने एक डिसाइड किया हुआ है कि 9 to 5 का जॉब होनी है, कि आपको सुबह 8 बजे आना है और शाम को 5 बजे जाना है, ये आपने डिसाइड कर दिया है, तो जब इसी डिसिप्लिन में लोग आएंगे, हाँ, और आपने बोल दिया कि ठीक है दिन भर में आप 4 ब्रेक ले सकते हो, और 4 ब्रेक में आप क्या कर सकते हो, 10-10 मिनट का 4 ब्रेक ले सकते हो, दैट्स इट, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो उस इंसान को आप डिसिप्लिन में ला रहे हो। जैसे कि आप लोगों को स्कूल में क्या करते हैं, आपको स्कूल में करते हैं ना कि आप लोगों को डिसिप्लिन में लाने के लिए तो आप लोगों का ड्रेस चेक होता है कि आप लोग अच्छे से ड्रेसअप होके आ रहे हो, ऐसा तो नहीं कि कॉलर चढ़ा के, परफ्यूम लगा के, कुछ भी पहन के आ जा रहे हो, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। हर चीज़ को डिसिप्लिन में लाने के लिए आप लोगों पे ध्यान दिया जाता है कि सुबह टाइम से आइए और आके क्लास में बैठिए, इधर उधर घूमना नहीं है, कोई भी कहीं घूमेगा नहीं। तो ये क्या होता है, डिसिप्लिन में मेंटेन करने के लिए आप लोग को ये कहा जाता है कि डिसिप्लिन में रहिए। एंड इट इज़ इसेंशियल फॉर अ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन का स्मूथ फंक्शन होने के लिए, कि अगर सब लोग डिसिप्लिन में रहेंगे तो अपने आप से जिसको जो, अब अगर हमने बोल दिया है कि सुबह 8 बजे आना है, 9 बजे तक काम करना है, ऐसे ऐसे अगर आपने सबको डिसाइड करके बता दिया ये है, तो फिर वो ऑब्वियसली अपने अपने काम पे लगा रहेगा, जिसको जो काम दिया जाएगा, जिसको जो टास्क दिया जाएगा वो उसी को परफॉर्म करेगा। इस तरीके से अपना स्मूथली ऑर्गेनाइजेशन में सारा काम का फ्लो बना रहेगा। अ गुड लीडरशिप हेल्प इन मैनेजिंग द डिसिप्लिन को मेंटेन करने में एक लीडर बहुत ही मैनेज करता है। अक्सर आप देखेंगे कि मॉनिटर उस बच्चे को बनाया जाता है जो बहुत सिंसियर होता है, जो बहुत डिसिप्लिन्ड होता है, जिसके कपड़े वेल मेंटेन होते हैं कि हाँ आयरन कपड़े पहन के आता है, बिहेव अच्छे से करता है, मार्क्स अच्छे लाता है, ओवरऑल उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे लीडर भी हमारा वही बन पाता है जो डिसिप्लिन को मेंटेन रखता हो। तो वैसे ही अगर मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिपार्टमेंट, किसी भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट का कोई अगर हेड है, तो हम उसी को बनाते हैं जो कि वो मेंटेन कर सकता है, जो उसमें हेल्प कर सकता है, ना है कि वो खुद, उसका कुछ पता ही नहीं है, वो उसको खुद नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे हेड हैं उन्हीं का कुछ खबर नहीं है कि वो खुद लेट आ रहे हैं, वो खुद सारे रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो खुद ड्रेस कोड नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो फिर ऐसे लोगों को थोड़ी ना हम, और उनके वजह से हमारा डिसिप्लिन मेंटेन थोड़ी होगा। फेयर फेयर पेनाल्टी शुड बी अप्लाइडेड फॉर इनडिसिप्लिन का मतलब होता है कि फेयर पेनाल्टी, मतलब अगर कोई मान लीजिए अगर इलीगल एक्टिविटीज़ करता हुआ ऑर्गेनाइजेशन में पाया गया, किसी ने कुछ गलत काम किया है, तो हम उसको पकड़ रहे हैं और उसको पेनाल्टी भी लगा रहे हैं, ताकि बाकी लोगों के नज़रों में डर बन रहा है कि हाँ ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि
कुछ लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, वहाँ पे सिगरेट पीना अलाउड नहीं होता, पर फिर भी आके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई सिगरेट पीता है तो क्या करते हैं, चार वाले आते हैं, उनको एडिकेट्स पे अच्छा खासा लेक्चर दे के जाते हैं, उनको वार्निंग दे के जाते हैं कि 2 बार से 3 बार से ज़्यादा हुआ तो फिर क्या करेंगे, आपको उठा करके बाहर कर देंगे। अक्सर करके आप इस चीज़ को आप ले सकते हैं, जैसे कॉल सेंटर की जो जॉब होती है उसमें वो लोगों को बहुत डिसिप्लिन से बोलना सिखाया जाता है कि बहुत डिसिप्लिन से बात करनी है, बहुत तमीज़ से बात करनी है। तो अगर मान लीजिए किसी ने ऑन कॉल कोई बदतमीज़ी कर ली तो तुरंत उसको बाहर कर दिया जाता है, बिना कुछ सोचे समझे। अगर मान लीजिए सामने वाले ने गाली दिया और इधर से जो कस्टमर केयर के पे जो इंसान बैठा है ऑफ, वो भी अगर गाली दे दिया तो तुरंत उठा के बाहर कर देते हैं, क्योंकि उसका यही तरीका ही होता है कि पेनाल्टी तुरंत, मतलब वो लोग को तुरंत फेयर पेनाल्टी वही बोलते हैं। इस तरीके से उसको बाहर करना ही एक डिसिप्लिन को मेंटेन करने का तरीका होता है, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो जाए, बाकी दूसरा कोई ऐसा कभी ना करे। तो मैनेजमेंट को ये भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। अनदर वन इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि हमको यूनिटी ऑफ कमांड मतलब होता है कि ईच एम्प्लॉय should receive order only from one subordinate. Each employee receive an order from each employee should receive order from only one superior. यानी कि हमारा जो हेड है वो एक ही होना चाहिए। मान लीजिए किसी भी टास्क को करना है, तीन चार लोगों का एक ग्रुप बनाया गया है, और उनका एक हेड डिसाइड कर दिया जाएगा, तो वो आराम से उन्हीं को जा करके, उनका एक हेड डिसाइड हो गया है, वहीं से वो उनको टास्क मिलेगा और वो उनको परफॉर्म करना होगा। और मान लीजिए कोई एक पर्सन है, कोई एक XYZ पर्सन है, उसको चार अलग लोग अलग अलग तरीके से उसको बता रहे हैं कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है। हाँ, कि ये एक पर्सन है, उसको 4 हेड हैं, वो सब लोग मिलके उसको समझा रहे हैं कि ये काम करो तुम, ये आ रहा है कुछ और बता रहा है, ये आ रहा है कुछ और बता रहा है, ये सब लोग मिलके इसको प्रेशराइज कर रहा है, तो ये कोई भी काम सही से नहीं कर पाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि एक हेड होना चाहिए बाकी सब लोगों को टास्क देने के लिए, या फिर एक सबऑर्डिनेट को टास्क देने के लिए। ऐसा नहीं है कि 10 लोग मिल करके टास्क दे रहे हैं एक ही इंसान को, इस तरीके से तो वो गलत हो जाएगा। और दूसरा क्या है, दिस अवॉइड द कन्फ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट। इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएगा। जब हमको एक ही इंसान ऑर्डर देगा तब हमारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। फिर क्या, ऐसे अगर मान लीजिए कोई एक इंसान है, उसको 10 लोगों से ऑर्डर मिल रहा है, तो वो इसको बोलेगा अभी मैं इनका काम कर रहा हूँ, इनको बोलेगा अभी मैं इनका काम कर रहा हूँ, फिर इनको बोलेगा अभी मैं इनका काम कर रहा हूँ। ऐसे करके वो गोल गोल घुमाएगा और कन्फ्यूज़ करेगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा ना, वो किसी का काम नहीं करेगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि सबको लगेगा अच्छा दूसरे वाले का काम कर रहा है। इस तरीके से कन्फ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। इट इंश्योर्स अ क्लियर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इंश्योर्स अ क्लियर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस तरीके से क्या होता है, सामने वाले का डिसाइड है कि यही बॉस है, यही इसको प्रॉपर अथॉरिटी है इसके पास कि ये इसको सुना सकता है, ये इसको समझा सकता है कि ये करना है, ये नहीं करना है, अगर तुमने ये नहीं किया तुमको उठा करके बाहर कर देंगे कंपनी से। ये सारी चीज़ें इसको समझा दिया गया है, तो ये ऐसे ही करेगा। हाँ, क्योंकि अब हम लोग के पास जिसने उसको ऑर्डर दिया है, यूनिटी मतलब एक जिसने उसको कमांड दिया है, उसके पास ये अथॉरिटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो उसको बाहर कर सकता है। इट इम्प्रूव्स द डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी। इससे क्या होगा, एक तो ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन भी इम्प्रूव होगा। जब आपका एक ही सुपीरियर है, वो आपको डिसिप्लिन, इससे उसी से आपको कॉन्फ्लिक्ट, जब आपका एक ही सॉरी जब आपका एक ही सब सुपीरियर है तो उससे क्या होगा कि डिसिप्लिन भी इम्प्रूव होगी। मान लीजिए आपने कोई मिस्टेक की तो वही आपको पनिश करेगा, फिर वही पनिश करेगा, फिर वही आपको बताएगा भी कि अच्छा ठीक है करना क्या है। अकाउंटेबिलिटी भी इससे इम्प्रूव होगी ऑर्गेनाइजेशन में। एंड नेक्स्ट वन इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन प्लान वन हेड फॉर अ सिमिलर एक्टिविटीज़। मतलब कि एक प्लान डिसाइड किया गया है कि ये प्लान है तो उसका एक ही हेड होना चाहिए। ये नहीं कि एक हमने गोल बना दिया, उसके 10 हेड हैं, वो सब लोग आकर के समझा भी रहे हैं और साथ में प्लान भी
प्लान भी एक होना चाहिए, हेड भी एक होना चाहिए सिमिलर एक्टिविटीज़ के लिए। ऐसा नहीं है कि हेड बार बार चेंज हो जा रहा है फिर, या फिर हमारा प्लान ही बीच में चेंज हो जा रहा है, नहीं। हमें वन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि हम एक डायरेक्शन में जा रहे हो, जो भी हमारा हेड हो वो एक ही हो, हमारा प्लान भी एक ही हो। ऑल एक्टिविटीज शुड बी मूव टूवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव। ऐसा नहीं है कि हमको मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट के हैं, आपका काम है सेल्स को इम्प्रूव करना। हाँ, आपसे कोई मार्केटिंग का काम करवा रहा है, आपसे कोई ऐड बनाना सिखा रहा है कि ऐड बनाओ, ऐड बना करके करो, तुमसे टूल यूज़ करा रहा है, मान लो कोई टेक्निकल ग्लिच है वो तुमसे कराया जा रहा है, तो इस तरीके से नहीं होता है। एक डिपार्टमेंट में आप हैं, आपका एक गोल है कि आपको सेल करना है, सिर्फ आपका वही गोल है, आपको उसी को फॉलो करना है। तो इससे क्या होगा, आप मोटिवेटेड भी रहेंगे और आप अपना काम भी करेंगे। ऑल एक्टिविटीज़ शुड बी टूवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव। आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसी तरफ ही आप काम कर रहे हैं, किसी और तरफ काम नहीं कर रहे हैं। इट अवॉइड्स द डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। इसमें क्या होता है कि आपका एफर्ट जो है वो सेम डायरेक्शन पे पड़ता है, और आपका एफर्ट जो सेम डायरेक्शन में पड़ता है प्रोडक्टिव भी होता है। ऐसा नहीं है कि आप तो एफर्ट तो मार रहे हैं लेकिन आप गलत जगह, अगर सोचिए, अगर आपको अभी फ़िलहाल में आपके लिए एफर्ट मारने की जगह क्या है, क्लास 12th बोर्ड। हाँ, अब 12th बोर्ड में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपने ये छोड़ के क्या किया, CUET की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। आप वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, पता चला ना ये हुआ ना वो हुआ। क्योंकि यूजुअली अगर आप देखेंगे जेई के स्टूडेंट्स होते हैं, तो जेई के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब क्लास 12th में होते हैं, अपियरिंग में वो लोग ये भी एग्ज़ाम देते हैं, 12th का भी एग्ज़ाम देते हैं, और अपियरिंग में वो लोग जेई भी देते हैं। पता चलता है किसी का जेई होता है, किसी का 12th नहीं होता है, किसी का 12th होता है जेई नहीं होता है, कभी कभी किसी का दोनों नहीं होता है। क्योंकि वो लोगों का एक प्लान नहीं होता है, और कुछ ऐसा एक प्लान नहीं होता है, वन हेड नहीं होता है, जहाँ है 4 जगह उन लोगों ने गोल भी बना रखा है, उनका गोल भी अलग है, उनका प्लान भी अलग है, 4 जगह। इसलिए पता चलता है कि कुछ नहीं सही से होता है। इसीलिए एफर्ट्स का डुप्लीकेशन भी नहीं होगा। इट इंश्योर्स द कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होगा, जब हमारा वन प्लान होगा, वन हेड होगा, तो हमारा क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन भी बना रहेगा कि हम ऑर्गेनाइजेशन में पता है कि इसको ये काम दिया गया, इसका ये ऑब्जेक्टिव है, ये यही काम करेगा, कोई और इसका काम नहीं करेगा। तो कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव रहेगी, एक दूसरे के साथ लोग मिलजुल के काम करेंगे, कोई किसी को उल्लू बना के कहीं भाग नहीं पाएगा, या फिर कह लीजिए कि आराम से काम हो पाएगा। इट इंश्योर्स द कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से बना रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट वन इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आपका सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो आपको अपने इंटरेस्ट से पहले ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट रखना होगा। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट की पहले इंडिविजुअल इंटरेस्ट शुड नॉट बी डोमिनेट द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। ये नहीं कि आप जहाँ आपको बोला गया है, अब फॉर एग्जांपल कि आपको बोला, आपके क्लास टीचर को बोला गया कि बच्चों के क्लास 12th की प्रिपरेशन कराइए, और वो छोड़ छाड़ करके चले गए वेकेशन पे, ठंडियों में मनाली घूम रहे हैं, अभी आप लोग परेशान हैं और वो मनाली घूम रहे हैं। तो क्या हो गया, इसमें क्या है, उन्होंने अपने इंटरेस्ट को, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी है, ना ही कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को, सबऑर्डिनेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी है। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट शुड नॉट बी डोमिनेट द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट को आपको प्रायोरिटी देना है, ना ही कि इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देना है। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। ऑर्गेनाइजेशन गोल आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द पर्सनल गोल। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैदर देन कि मेरा पर्सनल गोल क्या है, कि ठंडी है मुझे वेकेशन मनाने मनाली जाना है, ये मेरा पर्सनल गोल है, लेकिन मुझे इसको फुलफ़िल करने से पहले मुझे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को फुलफ़िल करना है, कि हाँ भाई ऑर्गेनाइजेशन में अभी ये सेल होनी है, ये डिपार्टमेंट में हमें ये वाला इतने इतने करोड़ की सेल करनी है, ये गोल हमें अचीव करना है। तो पहले हमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना होगा, जब ऑर्गेनाइजेशन का काम हो जाएगा फिर ही हम कुछ और करेंगे। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हमें प्रायोरिटी देना होगा रैदर देन अपने गोल को प्रायोरिटी देना। क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी तब अपने आप भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ेगी तो आप आगे थोड़ी बढ़ पाएंगे। एंड
मैनेजर शुड इंश्योर्स द फेयरनेस एंड दिस प्रमोट द टीम स्पिरिट। इससे क्या होता है, टीम स्पिरिट प्रमोट होती है। अब मान लीजिए हर इंसान सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, जितने ऑर्गेनाइजेशन में या फिर एक ग्रुप में जितने लोग हैं सब लोग अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, किसी को ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट की पड़ी ही नहीं है, किसी को ऑर्गेनाइजेशन के गोल की पड़ी ही नहीं है, सब लोग सिर्फ अपना अपना सोच रहे हैं, तो उस तरीके से काम थोड़ी ना सही से होगा। लेकिन जब हम टीम स्पिरिट के बारे में सोचेंगे, दिस प्रमोट द टीम स्पिरिट, यानी कि जब हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेंगे, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा टीम स्पिरिट जो है वो प्रमोट होगा कि हम एकजुट होकर के जो भी काम कर रहे हैं, सारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग मिल रहे हैं, एक मोटिव पे काम कर रहे हैं, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो टीम स्पिरिट को प्रमोट करते हैं हम। और नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन है रेमुनरेशन। एम्प्लॉय फेयर रेम्यूनरेशन है, ये इसका फुल नाम नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब होता है कि फेयर रेम्यूनरेशन मिल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, आपको एम्प्लॉयज़ को फेयर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। एम्प्लॉयज़ शुड बी पेड अ फेयर रेम्यूनरेशन, एम्प्लॉयज़ शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल, एम्प्लॉयज़ शुड सेटिस्फाई बोथ एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर, इफ़ इट शुड सेटिस्फाई बोथ, सॉरी मैं ये लाइन गलत पढ़ दी, इट शुड सेटिस्फाई बोथ एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर एंड फेयर पे मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज़। मतलब कि सिंपल सा है कि एम्प्लॉय को जो है, एम्प्लॉयज़ जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको फेयर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। कि अब वो मान लीजिए पार्ट टाइम कर रहे हैं जॉब और उनका 5 आवर होता है एवरीडे का, तो उनको 5 आवर के बेसिस पे जितना उनका और वेज बनता है उनको हमें पे करना चाहिए। और मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कि यूजुअली देखा जाए तो वेज एक्ट के हिसाब से 8 आवर्स की ही आपका जॉब काम अलाउड होता है, 8 आवर्स से ज़्यादा वर्किंग अलाउड नहीं होती है। तो उस अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई है जिससे आप एक्स्ट्रा काम करा रहे हैं, मान लीजिए आप उससे 10 घंटे काम करा रहे हैं, तो आप 10 घंटे काम करा रहे हैं तो उसको आप एक्स्ट्रा वेजेस भी दीजिए। उसी को बोलते हैं फेयर वेजेस देना, कि अगर जितना आप काम करा रहे हैं उतना आप वेजेस उसको दे रहे हैं, फेयर वेजेस प्रोवाइड करना। रेम्यूनरेशन शुड बी एडजस्टेड एंड इक्विटेबल, जस्ट एंड इक्विटेबल मतलब कि फेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने उस इंसान को, वो मोटिवेटेड नहीं है या फिर कह लीजिए वो इतना हाईली एजुकेटेड नहीं है तो आप उसके साथ चीटिंग कर ले रहे हैं, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन को नहीं करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को पूरा प्रॉपर, जितना भी ऑलरेडी वैसे भी जो लोग लोअर ग्रुप पे काम करते हैं, फिर किसी भी ग्रुप पे कोई भी काम, किसी भी लेवल पे कोई काम कर रहा होता है, तो उसको मोटिवेशन तभी आएगा तब जब उसको एक अच्छा रेम्यूनरेशन मिलेगा, एक अच्छा फेयर वेज उसको मिलेगा, तब इट शुड सेटिस्फाई बोथ एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर। ये क्या करेगा, दोनों को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा। अगर एम्प्लॉयज़ अच्छे से एम्प्लॉयज़ को पूरा पेमेंट मिलेगा तो वो ऑब्वियसली काम अच्छे से करेंगे तो एम्प्लॉयर को भी बेनिफिट होगा। मतलब ये गिव एंड टेक का रिलेशन है कि अगर हम फेयर वेजेस मिलता है तो फिर वो काम भी अपना पूरा प्रॉपर करके देगा, जिसकी वजह से ओनर को भी बेनिफिट हो। तो एक फेयर वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट में। और नेक्स्ट पॉइंट भी हमारा क्या है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर सिर्फ टॉप पे है, जो है वो नीचे किसी को भी डिवाइडेड नहीं है, जो है पावर सब टॉप लेवल पे ही है, नीचे किसी को नहीं मिला है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि पावर का जो है वो डिवीज़न किया गया है, हर लेवल के हिसाब से पावर का डिवीज़न कर दिया गया है। थोड़े पावर इनके पास है, थोड़े पावर इनके पास है, थोड़े पावर इनके पास है, सबको थोड़े थोड़े पावर दे दिए गया है कि हाँ ठीक है, ज़रूरत पड़ने पे सब लोग यूज़ कर सकें। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में ये वाला टेक्निक भी ज़रूरी है, ये वाला टेक्निक भी ज़रूरी है, सेंट्रलाइजेशन भी ज़रूरी है, डिसेंट्रलाइजेशन भी ज़रूरी है। सेंट्रलाइजेशन मीन्स सेंट्रलाइजेशन ऑफ द अथॉरिटीज़, यानी कि पावर का जो भी अथॉरिटीज़ है उनको एक जगह सेंट्रलाइज कर रहे हैं, टॉप पे रख रहे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स क्या होता है, डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटीज़, यानी कि अथॉरिटीज़ को हम डिस्पर्स कर रहे हैं, यानी कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। अ बैलेंस बिटवीन बोथ इज़ नेसेसरी, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि इन दोनों में बैलेंस बहुत ही नेसेसरी है। डिपेंड अपॉन द साइज़ एंड द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये डिपेंड करता है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हमको सेंट्रलाइज्ड वाला रखना है या फिर डिसेंट्रलाइज वाला अथॉरिटी रखना है। ये डिपेंड करता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की साइज़ क्या है या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है, उस हिसाब से हम सेंट्रलाइजेशन या फिर डिसेंट्रलाइजेशन अप्लाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है, स्केलर चेन रेफर्स टू द लाइन ऑफ अथॉरिटीज़, द अथॉरिटी शुड फॉलो द टॉप टू बॉटम
to ensure a orderly communication and gangplanks allows the direct communication in emergencies। मतलब कि क्या होता है कि ये जैसे कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है कि ये टॉप लेवल है, ये मिडिल लेवल है, ये लोअर लेवल है, तो ये एक प्रोसीजर फॉलो करनी है। मान लीजिए कोई इस लेवल का आदमी है, उसको अगर टॉप पे जाना है तो पहले उसको यहाँ बात करनी होगी, फिर यहाँ से फिर वो यहाँ जा सकता है। ये ज़रूरी है, इसको फॉलो करना, लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कि आप बॉटम से ही टॉप की तरफ जा रहा है, टॉप से बॉटम की तरफ आ रहा है, ये दोनों सीक्वेंस इस तरीके से भी फॉलो करना और इस तरीके से भी फॉलो करना, अथॉरिटी का फ्लो फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इंश्योर्स द ऑर्डरली कम्युनिकेशन। इससे क्या होगा? ऑर्डरली कम्युनिकेशन होगा। हो सकता हो कि इस ग्रुप के जो लेवल पे जो एम्प्लॉय है या फिर जो भी सुपीरियर है, उसको कोई अगर जो भी ज़रूरत है वो शायद हो सकता हो यही सॉल्व कर दे। कोई इसका प्रॉब्लम हो, शायद वो यही सॉल्व कर दे, टॉप तक जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इसीलिए एक ऑर्डरली फ्लो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गैंग प्लैंक का मतलब होता है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे भी बात कर सकते हैं। आप लोअर लेवल के हैं लेकिन आपको टॉप लेवल पे बात करनी है, या फिर आप टॉप लेवल के हैं आपको लोअर लेवल पे बात करनी है, तो कोई ज़रूरी नहीं है आप इसको फॉलो करें। इमरजेंसी के केसेस में आप क्या कर सकते हैं, इसको भी गैंग प्लैंक को भी फॉलो कर सकते हैं। गैंग प्लैंक का मतलब होता है कि डायरेक्ट फॉलो चले जा रहे हैं, प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली चले जा रहे हैं, डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं। और ये सिर्फ आप इमरजेंसी केसेस में कर सकते हैं, हमेशा नहीं कर सकते, बट इमरजेंसी केसेस पे कर सकते हैं। ओके, तो देन नेक्स्ट वन इज़ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब होता है पीपल मटेरियल शुड बी इन अ राइट प्लेस। यानी कि जो पीपल हो, कोई भी इंसान हो या थिंग कह लीजिए या फिर कोई पर्सन कह लीजिए, वो दोनों का राइट प्लेस होता है और वो राइट प्लेस पे ही रहना चाहिए। जैसे कि हर डिपार्टमेंट में एक तरीके का एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, तो वो उसी डिपार्टमेंट में हो। जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट का इंसान सेल्स डिपार्टमेंट में हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का इंसान मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हो, हाँ, सेल्स का परचेज़ का पर्सन परचेज़ डिपार्टमेंट में हो। ये नहीं कि कोई कहीं पे भी आके बैठ रहा है, कोई किसी से भी बातें कर रहा है। काम छोड़ करके सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, क्योंकि किसी का बेस्ट फ्रेंड जो है वो मार्केटिंग में है और उसका वो सेल्स छोड़ करके जाके मार्केटिंग वाले में बैठा हुआ है। हाँ, यहाँ पे काम करने को बोला, तो इस तरीके से नहीं होता है। आपको अपने ही डिपार्टमेंट या फिर अपने ही टीम के साथ बैठना है, टीम के साथ ही काम करना है, आपको इन्हीं के साथ अपना काम करना है। उसी तरीके से ये पीपल के भी अप्लाई होता है और ये फिर थिंग्स के लिए भी, यानी कि किसी पर्टिकुलर थिंग्स के लिए भी अप्लाई होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी अप्लाई होता है। जैसे बुक्स हो गई, फाइल हो गया, फाइल्स पे भी अप्लाई होता है कि फाइल्स की भी एक प्रॉपर कैटेगरी सर्च, हर सामान का क्लटर फ्री रखना, या फिर समझ लो जो जहाँ जिसकी जगह है उसको वहाँ पे रखना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, इट इंक्रीज द इफ़िशियंसी एंड रिड्यूस द वेस्टेज। इससे क्या होगा, टाइम वेस्टेज। मान लीजिए 4 फाइल्स हैं, हाँ, चारों अलग अलग डिपार्टमेंट के, तो आप उसको शेल्फ़ में लगाइए। जिस डिपार्टमेंट का फ़ाइल है उस डिपार्टमेंट के शेल्फ़ में लगा दीजिए। तो फिर आपको इतना, अगर मान लीजिए आपके हेड ने, सबसे हेड ऑफ़ द बॉस ने बोला कि जाओ इस वाले डिपार्टमेंट की फ़ाइल लेके आओ, तो आप यहाँ नहीं खोजेंगे। अगर आपको पता रहेगा यहाँ पे है, तो आप यहीं से सीधे उठाएंगे फ़ाइल और पहुँच जाएंगे। जैसे आप इस तरीके से बात कर सकते हैं कि आपको कॉपी क्लास में क्या किया जाता है, आपको अलग अलग कॉपी हर सब्जेक्ट की बनवाई जाती है ना, कि आप इकोनॉमिक्स की अलग कॉपी बनाना और बिज़नेस की अलग कॉपी बनाना, अकाउंट्स की, इवन अकाउंट्स में तो 3 कॉपी बनवाई जाती है कि आप जो भी आपके 3 बुक्स होते हैं उन तीनों बुक्स की अलग अलग कॉपी बना लेना। ये क्यों बनवाया जाता है? इसलिए बनवाया जाता है ताकि आपका काम क्लटर फ्री रहे, आपका टाइम वेस्ट ना हो। पता चले आपको कोई एक टॉपिक रिवाइज़ करना है, आप तीनों कॉपी में, अगर मान लीजिए एक ही कॉपी में लिख देंगे तो आप पेजेस पलटेंगे, ढूंढेंगे कहाँ गया करेंगे। लेकिन अगर आपको इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक रिवाइज़ करना है और आप सीधे जा सकते हैं इकोनॉमिक्स के कॉपी में जाके रिवाइज़ करके अपना काम ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक ही में लिख दिया होगा, एक ही बुक उठाई, उसी में सब, एक ही कॉपी उठाई, उसमें सब भर दिया, फिर आपको जब रिवाइज़ करना होगा तो आपका पहले तो टाइम वेस्ट होगा, आपकी इफ़िशियंसी जो है उसमें भी प्रॉब्लम होगी। इट इंक्रीजेस द इफ़िशियंसी एंड रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ टाइम वेस्टेज से बचेंगे, इफ़िशियंसी में आपके इफ़ेक्ट करेगा, वो भी आपकी इफ़िशियंसी भी इंक्रीज़ होगी अगर आप अलग अलग कॉपी बनाएंगे, अलग अलग लिखेंगे तो।
प्रमोट द सिस्टमैटिक वर्किंग, प्रमोट द सिस्टमैटिक वर्किंग। जैसे कि हमारी मम्मी लोग भी होती है ना, हमेशा समझाती हैं कि जो सामान उठाया है उसको वहीं रखो, कहीं और मत रखो। ये क्यों बोलती हैं? इससे क्या होता है, एक सिस्टमैटिक वे में रहना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, प्रमोट होता है क्या, सिस्टमैटिक वर्किंग। और सेम चीज़ हम ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर जो जहाँ है वो वहाँ रहता है, या फिर जो पर्सन को जहाँ होना चाहिए वो वहाँ रहता है, उससे क्या होता है, सिस्टमैटिक वर्किंग होती है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है, आपकी इफ़िशियंसी इंक्रीज़ होती है। तो बेसिकली इसीलिए मैनेजमेंट का ये भी एक, कह लीजिए, प्रिंसिपल है। इक्विटी, इक्विटी की बात करें, इक्विटी, मैनेजर शुड ट्रीट इक्वल फेयरली, देयर शुड बी अ काइंडनेस एंड जस्टिस, नो डिस्क्रिमिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट डेवलप्स द लॉयल्टी एंड डिवोशंस। मतलब कि आप इक्वली ट्रीट कर रहे हैं मैनेजर, मान लीजिए जो लोअर लेवल का कोई पर्सन है, हाँ, आप उसको भी इक्वल ट्रीट करो। ऐसा नहीं है कि ये लोअर लेवल का है तो इसके साथ बदतमीज़ी हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, इसके साथ कोई सही से बिहेव नहीं कर रहा है क्योंकि ये लोअर लेवल पे है, ऐसे नहीं करना है। या फिर कोई मिडिल लेवल का है, उसके टॉप लेवल के लोग आके थप्पड़ मार के चले जा रहे हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। आपको सबको अच्छे तरीके से काइंड और जस्टिस वे में बिहेव करना होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है सबको। और अगर मान लीजिए कोई इसने कोई आपको लोअर लेवल ने कोई आपको सुझाव दिया, मिडिल लेवल को कोई बताया कि आप ये कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि वो लोअर लेवल पे है, वो समझ रहा है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा होगा, वो इसने समझाया कि सर ये करिए बहुत सही रहेगा, तो आप उसकी बात को फॉलो करिए, मानिए। उससे क्या होगा, पहला तो इसका मोराल भी बूस्ट होगा, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए और डिवोटेड रहेगा, लॉयल भी रहेगा, और उसको इक्वालिटी भी फील होगी, और उसको फील होगा कि हाँ भाई मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मेरी बात लोग सुनते हैं। तो इक्विटी का मतलब ये होता है। एंड सो अवर नेक्स्ट वन इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है कि कोई बहुत जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली मूवमेंट नहीं हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में भी एक एग्जांपल दिया था कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करती थी उसमें क्या होता था कि वो लोग बोलते थे कि अगर आपकी सेल नहीं हो रही है तो आप अपनी सेल मतलब आप मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करती थी, तो वहाँ पे क्या होता था कि अगर आपकी सेल नहीं हो पा रही है तो आप क्या करिए, पर्सनल सेल कर दीजिए। पर्सनल सेल मतलब आप खुद ही इंश्योरेंस ले लीजिए, या फिर आप अपने फैमिली मेम्बर का इंश्योरेंस ले लीजिए। इस तरीके से वो लोग प्रेशराइज़ करते थे। इससे क्या हुआ कि 300 लोग मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते थे, धीरे धीरे करके सब लोग छोड़ करके चले गए। ट्रांसफ़र ऑफ जॉब बहुत ज़्यादा होने लगा। उससे क्यों होने लगा ट्रांसफ़र ऑफ जॉब? क्योंकि पहला तो एक इनसिक्योरिटी कि भाई ये जॉब तभी रहेगी जब हम अपनी सेल करेंगे। एक तो सेल हो नहीं रही है क्योंकि उनका डेटा अच्छा नहीं था, तो सेल नहीं हो रही है, खुद की सेल करेंगे तब हम ऑर्गेनाइजेशन में बने रहेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में बने रहने के लिए ये सब करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इससे क्या हुआ, एक टाइम आया जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कम लोग बचे, और फिर उन बाकी सब लोग जॉब छोड़ दिए। फिर उनको क्या किया गया, कहीं और शिफ्ट किया गया और उस ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दिया गया। तो इस तरीके से ये भी एक डीमेरिट है अगर हम स्टेबिलिटी नहीं लाते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि एम्प्लॉय शुड नॉट बी फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर्ड। मतलब कि आपका ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग जल्दी जल्दी छोड़ करके चले जा रहे हैं, कोई टिक ही नहीं रहा है, जो आ रहा है 1 महीने में चला गया। इस तरीके से जैसे आप अपने स्कूल में ले सकते हैं कि आपके स्कूल के जो डायरेक्टर हैं या फिर प्रिंसिपल हैं वो मिसबिहेविंग हो, आपके जितने टीचर आ रहे हो थोड़े दिन में बहुत अच्छा पढ़ाते हो लेकिन थोड़े दिन में छोड़ के चले जा रहे हो, बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ़र हो रहा हो। जॉब सिक्योरिटी इम्प्रूव्स द इफ़िशियंसी। जब आप किसी पर्सन को ये एक सांत्वना समझ लीजिए देते हैं कि ठीक है टेंशन मत लो, तुम अच्छे से काम करो, तुम यहीं रहोगे, तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन जब किसी को बहुत ही काम फील करा देता है कि ठीक है भाई तुम्हारी जॉब सिक्योर है, तुम आराम से काम करो, तो वो इंसान क्या होगा, अपना इफ़िशिएंटली काम कर पाएगा। वो अपना जितना उसकी एफ़र्ट्स हो पाएंगे, जितना वो एफ़र्ट डाल पाएगा उतने वो फुल एफ़र्ट्स के साथ वो अपना काम करेगा। हाई टर्नओवर रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी। अब समझिए कि टर्नओवर बार बार, मतलब बार बार लोग छोड़ करके अगर ऑर्गेनाइजेशन को जाएंगे, फिर नया इंसान आएगा, आप उसकी ट्रेनिंग कराएंगे, नया पर्सन लाया, आप उसकी ट्रेनिंग कराएंगे पहले, फिर ट्रेनिंग कराएंगे, फिर उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, फिर उसके बाद से तब वो ऑर्गेनाइजेशन में फुल टाइम काम करेगा। इसमें कुल मिला जुला करके एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम तो लग जाएगा। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी भी तो हैम्पर हो रही है, तो प्रोडक्टिविटी भी तो हमें बचानी है। स्टेबिलिटी बिल्ड्स द एक्सपीरियंस। स्टेबिलिटी क्या होता है कि कभी कभी अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं तो क्या होगा, उसमें एक्सपीरियंस भी तो बिल्ड होता है कि क्योंकि फिर आप ऑर्गेनाइजेशन को कुछ सिखाते हो, ऑर्गेनाइजेशन आपको कुछ सिखाता है, तो इससे क्या होता है, एक स्टेबिलिटी मेंटेन होना बहुत ज़रूरी होती है। मैं
और हमारा जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है इनिशिएटिव। एम्प्लॉय शुड बी इनकरेज्ड फॉर टेकिंग इनिशिएटिव। मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में किसी ने, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई लोअर लेवल का पर्सन है, उसने कोई भी किसी तरीके का आपको एडवाइस दिया और अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं कि हाँ हाँ सही है, सही बोल रहा है, अच्छी बात है, तो फिर सही आइडिया है, इसको हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जब ऐसा टॉप लेवल के लोग करेंगे लोअर लेवल के लोगों के साथ, तो उन्हें क्या होगा, एक तरीके का बूस्ट मिलेगा कि हाँ भाई मेरे ऑर्गेनाइजेशन में लोग मुझे सुनते हैं। एम्प्लॉय शुड बी इनकरेज टू टेक द इनिशिएटिव। इट डेवलप्स द क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस। इससे क्या होगा, उस पर्सन के अंदर क्या आएगा, क्रिएटिविटी और इनोवेशन भी आएगी, क्योंकि फिर उसकी बात सुनी जाएगी तो वो और सोचेगा कि हाँ मैं और मोटिवेट होगा कि और मैं अच्छा कुछ ऑर्गेनाइजेशन में एडअप कर लेता हूँ। मैनेजमेंट शुड सपोर्ट द न्यू आइडियाज़ एंड बूस्ट द एम्प्लॉयज़ का मोरल भी बूस्ट करना चाहिए। मतलब कि इसका सिंपल मतलब ये है कि हमें लोअर लेवल के लोगों को सुनना है, लोअर लेवल के लोगों को जो है हमारे, उनको हमें सुनना है, टॉप लेवल के लोगों को सुनना है और उनको सपोर्ट करना है। अगर कोई वो आइडिया देते हैं तो हमको उसको सपोर्ट करना है ताकि उनका मोरल बूस्ट हो और वो इंगेज्ड रहें और वो इफ़िशिएंटली ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सके। तो इनिशिएटिव का मतलब यही है। खैर इसका फुल नेम भी है पर इसमें सॉरी पूरा आया नहीं। एंड नेक्स्ट वन इज स्पिरिट ऑफ टी कॉप्स। स्पिरिट ऑफ टी कॉप्स लास्ट वन है हमारा। स्पिरिट ऑफ टी कॉप्स मतलब इट मीन्स द टीम स्पिरिट। हारमोनी अमंग द एम्प्लॉयज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। जैसे कि आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि जैसे एक लकड़ी है, यही आइडियल एग्जांपल है जो सारे टीचर आपको देते होंगे। एक लकड़ी है, आप इसको आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन बंच ऑफ लकड़ी है तो आप उसको आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं। तो सेम यही चीज़ जैसे हमारे परिवार में भी, हमें घर में भी ये सिखाया जाता है कि अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं तो आपको बोला जाता है कि न्यूक्लियर फैमिली है, इनको आसानी से तोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं और आपके दादू हेड हैं, तो अगर किसी को भी फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम आएगी या फिर किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी तो बाकी सब लोग एक साथ खड़े होंगे। कोई बाहर का इंसान आके किसी को कोई मार पीट नहीं पाएगा। इससे क्या होगा, हम सब एकजुट रहेंगे तो हमें बाहर से कोई परेशान नहीं कर पाएगा, हम प्रोटेक्टेड रहेंगे। इसी तरीके से सेम चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है कि टीम में बने रहना बहुत ज़रूरी है। ये हारमोनी लाता है एम्प्लॉयज़ के अंदर एंड यूनिटी इज़ अ स्ट्रेंथ। यूनिटी इज़ अ स्ट्रेंथ जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, यूनिटी, इन तीनों भाई लोग अगर एक साथ रहेंगे तो क्या होगा, एक तरीके से स्ट्रेंथ का काम करेगा। इट प्रमोट द कॉरपोरेशन एंड अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इससे क्या होता है, एक कॉपरेशन आती है कि हाँ ठीक है, एक दूसरे को कॉपरेट कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिल के काम कर रहे हैं। और साथ में क्या हो रहा है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप्ड होती है लोगों की, कि हम एक दूसरे को समझ रहे हैं और उनके साथ अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप कर रहे हैं। तो टीम स्पिरिट बहुत इंपॉर्टेंट है, टीम में काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग समझ लीजिए कि अगर आपके स्कूल में साइंस एग्जीबिशन रहता है तो क्या करते हैं, 4-5 बच्चों को एक साथ प्लान कर देते हैं और उनको एक टास्क दे देते हैं, या फिर कह लीजिए उनको एक टॉपिक बता देते हैं और उन पे बोलते हैं कि आप प्रोजेक्ट बना के लाना। फिर आप लोग एक दूसरे की कितनी शिद्दत से मदद करते हो, उतने दिन कोई लड़ाई नहीं होती है, सारे लोग एक दूसरे की शिद्दत से मदद करते हैं कि भाई हमें 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 फ़र्स्ट आना है, हमें बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाना है, हमें सबसे अच्छा प्रोजेक्ट बनाना है। तो फिर उससे क्या होती है, आप लोग की आपस की लड़ाई ख़त्म हो जाती है। आप लोग अपना अपना बेस्ट बताते हो कि ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ताकि हम फर्स्ट आ जाएँ। तो टीम स्पिरिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मैनेजमेंट में भी। इस तरीके से सेम ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जैसे आपके मैंने स्कूल की एग्जांपल लिया। या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको कैसी वीडियोस चाहिए उसके लिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आप लोग को इकोनॉमिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं, अकाउंट्स पे चाहिए तो भी बता सकते हैं। किसी भी टाइप की वीडियो चाहिए तो पहले आप कमेंट करिए, बताइए मुझे, उस पर मैं वीडियोस बनाऊंगी। फ़िलहाल मुझे जो लग रहा है इम्पोर्टेंट मैं उस पर बता रही हूँ। और टू गिव अ रिव्यू, हाँ, कि क्या दिक्कत है इसमें, पीपीटी में कोई दिक्कत है या फिर मेरे पढ़ाने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए ताकि मैं उसको और इम्प्रूव करूँ और अगली वीडियो आपको एक इम्प्रूवमेंट के साथ मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।